अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके मन में कई सवाल आते होंगे। जैसे कि क्या आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके लिए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा फंड सही है? हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू टू माय चैनल माइंड योर मनी। आज इन्हीं सारे सवालों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो सके और आप एक बेहतर तरीके से अपने पैसे को डिप्लॉय करके उसे ग्रो करने के लिए लगा सके। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरुआत करने में सबसे पहला जो दुविधा आता है वो ये आता है कि क्या किसी को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, उसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को जो मार्केट में कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने नॉलेज इकट्ठा किया है, एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, उसके लिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सही ऑप्शन होता है ज़्यादातर केस में। जब कोई डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग को लेके डिसीजन लेता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। टाइम टू एंटर, कब उस स्टॉक में एंट्री ले एंड कब उस स्टॉक से एग्जिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना पैसा उस स्टॉक में लगाएं, एलोकेशन। एंड उसके बाद साइकोलॉजी प्ले करती है। जैसे कि आप स्टॉक में एंट्री लेते हैं और उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है, यानी आपको इमीडिएट लॉस दिखने लगता है। क्या आप मेंटली उस लॉस को देखने के लिए और लॉस बुक करके एग्जिट करने के लिए रेडी हैं? दूसरी बात, अगर आपके एंट्री के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है, प्राइस अप्रिशिएट होता है, आप लेट से 25, 30, 40% गेन पे एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद स्टॉक के प्राइस में और अप्रिसिएशन होता है और जहां से आप एग्जिट किए उससे स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है। तब आपको कैसा फील होता है? क्या आप रिग्रेट महसूस करते हैं? और वो रिग्रेट कितना देर तक रहता है आपके साथ, कितने टाइम तक रहता है आपके साथ? ये सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में किसी को कंसीडर करना चाहिए। और आपको लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, या फिर आप ये चीज़ एडमिट करते हैं कि आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन, उसमें टाइम करना, एंट्री का, एग्जिट का आसान डिसीजन नहीं है, एटलीस्ट जिस स्टेज पे अभी आप हैं। तो क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं, आप स्टॉक मार्केट में फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो पैसे बना रहे हैं उनके साथ आप भी पैसा बना सकते हैं। यहीं से हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट व्हीकल आता है, दैट इज म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में भी आज के टाइम में 40 म्यूचुअल फंड कंपनीज है और सैकड़ों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और प्लान्स हैं। कंफ्यूजन यहाँ भी कम नहीं है। मार्केटिंग करने के चक्कर में इन सारी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इतने सारे प्लान इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर कोई आदमी डिसीजन लेना चाहे आसान तरीके से, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना संभव बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को लेके बहुत ही आसान हो जाएगा। 4-5 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। जो कंफ्यूजन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड मल्टी कैप, हाइब्रिड फंड, इन सारे ऑप्शंस के बीच में से आपके लिए सही ऑप्शन क्या है और क्या आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में सोचना भी चाहिए? आइए इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी को फंड सिलेक्शन करना है
तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसमें से किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना। लार्ज कैप फंड यानी कि ऐसे फंड जिसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज का जो ऑप्शन है उसी में से कंपनी सेलेक्ट होगी और उन्हीं कंपनी पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी कि वो कंपनी जो ऑलरेडी काफी ग्रो हो चुकी है, जिनका मार्केट कैप काफी ज्यादा हो चुका है और वो टॉप की 100 कंपनीज हैं जो कि मार्केट में बहुत पहले से है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन वो ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी और एज पर रेगुलेटर वो मार्केट कैप साइज के हिसाब से ऊपर से 100 कंपनीज होंगे। तो उस तरह के फंड में, उस तरह के स्टॉक्स में जो फंड पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लार्ज कैप फंड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आता है मिड कैप फंड, 101 से लेके 250 मार्केट कैप के हिसाब से अगेन कंपनीज। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज को उस मिड कैप फंड में 150 स्टॉक का ऑप्शन मिलता है जिसमें से वो चूज कर सकते हैं अपने अपने रिसर्च, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया के हिसाब से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी आता है स्मॉल कैप, 251 ऑनवर्ड्स, जो कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिस्क रिवॉर्ड, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, अपने रिसर्च के बेसिस पे इस बड़े से यूनिवर्स में से स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से आपको समझना है। अब अभी भी आपको अगर ये क्लियर नहीं है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिवॉर्ड है, तो इसको अब आगे समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 और टर्म्स के बारे में बता देते हैं। एक है मल्टी कैप, दूसरा है फ्लेक्सी कैप और तीसरा है हाइब्रिड फंड। सो क्विकली, मल्टी कैप वो फंड है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी से स्टॉक्स आएंगे और वो इन्वेस्ट होगा। उनका रेशियो फिक्स होगा कि इतना परसेंट लार्ज कैप में, इतना परसेंट मिड कैप में और इतने परसेंट स्मॉल कैप में। फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे भी तीनों कैटेगरीज से, तीनों कैप साइज से स्टॉक्स आ सकते हैं इस तरह के फंड में और ये वैरी करेगा कि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अभी उसको स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएगा, अगर उसको लगता है लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए तो लार्ज कैप के ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। तीसरा जो हमने कहा हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी यानी कि स्टॉक्स भी होंगे और साथ में डेट होंगे यानी कि फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पे भी फंड मैनेजर के पास थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बट लार्जली ये फिक्स होता है कि इतना परसेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा और इतना परसेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे। इसके अलावा जितना भी आप नाम सुनते हैं, अपॉर्चुनिटी फंड, इंफ्रा फंड, आईटी फंड, पीएसयू फंड, दिस फंड, दैट फंड, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी इन्हीं लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के वर्ल्ड से स्टॉक्स आते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि इन सारे नामों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल इन्हीं के बीच में अपने आप को रखना है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। बाकी सारे नाम को आप इग्नोर कर सकते हैं और अगर आप वीडियो पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब एक एक करके मैं आपके सामने बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़े कहने का मतलब जो कि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं इंडिया में, जो कि 15 साल, 20 साल और उससे भी पहले से म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, उन कंपनीज के लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप इस तरह के फंड का डेटा शेयर करता हूँ। सो ये पहला मैंने उठाया है एसबीआई। मुझे लगता है एसबीआई सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है बैंकिंग के सेक्टर में एंड आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक रिटेल प्लेयर के लिए एसबीआई काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। सो पहला मैंने एसबीआई का उठाया। अब आप देखिए एसबीआई का पहला ऑप्शन जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो है लार्ज कैप का। ये 2013 से लेके अभी तक का रिटर्न है, तीनों स्मॉल कैप, मिड कैप
एंड लार्ज कैप का। सो लार्ज कैप का जो रिटर्न परसेंटेज है वो है 15.28%, मिड कैप 19% एंड स्मॉल कैप 24%। सो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के फंड का परफॉर्मेंस ये रहा। अब आप दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज का देखिए, जैसे HDFC, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है। लार्ज कैप 13%, मिड कैप 20% एंड स्मॉल कैप 19%। कोटक लार्ज कैप 14%, स्मॉल कैप 19.71%। अगेन ये सारे ना जो टाइम पीरियड है वो 2013 से लेके अभी तक का है, यानी कि लगभग 12 साल का डेटा है। रिटर्न परसेंटेज ये आपको दिख रहा है। निप्पॉन ये भी काफी पुराना प्लेयर है, और इसका अगर आप लार्ज कैप फंड का देखेंगे तो 16.3% एंड स्मॉल कैप, वन ऑफ द बेस्ट इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, आई थिंक 25.06% फॉर 12 years। वेरी गुड रिटर्न। सो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में। अब फ्लेक्सी कैप काफी टर्म कॉइन किया जाता है इन्वेस्टर के सामने में कि आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर ले, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर ले। दिखाने के पीछे पर्पस है। सो पहले आप ये डेटा देखिए। फ्लेक्सी कैप निप्पॉन का सेम टाइम पीरियड 2013 से लेके अभी तक 12 साल में 14.2% का पर एनम का रिटर्न दिया। पराग पारिक ये आउटलायर है, 19.81%, एंड SBI फ्लेक्सी कैप अगेन 15.76%। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने स्लाइड रेडी किया है आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाने के लिए कि रिगार्डलेस ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज, अलग अलग कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस कैसे। लार्ज कैप फंड किसी का भी हो लगभग बराबर रिटर्न है, मिड कैप किसी का भी हो ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम गोज विथ स्मॉल कैप। सो जो फर्स्ट रो है वो है लार्ज कैप का। अब आप देखिए SBI 15.2, HDFC 13, कोटक 14 एंड निप्पॉन 16। सो 13 से 16% के रेंज में ये है। अगेन मिडिल वाला मिड कैप है, जो सेकेंड रो है आपको दिख रहा है। इसमें SBI 19, HDFC 20, क्वांट 17.97 ऑलमोस्ट 18 एंड UTI म्यूचुअल फंड 18%। सो वहां 13 से 16% का रेंज था, यहाँ पे 18 से 20% का रेंज है जो डेटा मैंने निकाले उसके हिसाब से। अब आप स्मॉल कैप का देखिए। SBI 24%, HDFC स्मॉल कैप 19.2, कोटक स्मॉल कैप 19 एंड निप्पॉन 25। सो यहाँ पे रेंज 16 to 25 के बीच में है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। सो आपको एक क्लियर कट डिफरेंस दिख गया होगा कि लार्ज कैप में क्या रेंज है, मिड कैप फंड्स के रिटर्न का क्या रेंज है, और स्मॉल कैप फंड का क्या रेंज है। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने जो नए म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका डेटा नहीं लिया, क्योंकि वो डेटा 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए अवेलेबल है, और उस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करना मुझे लगा सही नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में फंड्स ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, तो केवल उसी डेटा को दिखाना मुझे लगा सही नहीं होगा। इसलिए मैंने वैसे फंड हाउस चूज किए, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनी चूज किए हैं जो कि लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। अब फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक कंपैरिजन है। आप फ्लेक्सी कैप उठा के देख लो किसी भी फंड हाउस का। 4 मैंने एग्जांपल में लिए हैं। SBI 15%, निप्पॉन 14%, पराग पारिक 19 और UTI 14। पराग पारिक इसलिए एक्सेप्शनल है क्योंकि उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग है और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए। अदरवाइज आप देखोगे 14-15% के रेंज में फ्लेक्सी कैप है, 18 से 25% के रेंज में अपने को मिड कैप है, एंड 18 से 20%, एंड 19 से लेके 25% के रेंज में ये स्मॉल कैप फंड है। ये पिछले 12 साल का रिटर्न है। और तो आपने हिस्टोरिकल रिटर्न देखा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने वोलेटिलिटी भी देखा। मैंने चार्ट पे इंडिकेट किए थे डॉटेड लाइन सर्कल में कि वोलेटिलिटी कैसे रहती है मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में। वोलेटिलिटी इन द सेंस कि अभी जब मार्केट गिरा है
तो लार्ज कैप फंड थोड़े कम गिरते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा गिरते हैं। इसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। सो वैसे इन्वेस्टर जो कि प्राइस के फ्लक्चुएशन से उनको डर लगता है, उनके लिए शायद मिड कैप स्मॉल कैप सही ना हो। वॉलेटिलिटी का एक ये मतलब है, लेकिन उसको आप रिटर्न के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो 8 साल, 10 साल, 12 साल के पीरियड में वो चीज़ समझ में आती है कि आपको कैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। इसके अलावा आपने जितने भी दूसरे फंड का नाम सुना होगा, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, आईटी फोकस्ड फंड हो, फार्मा फोकस्ड फंड हो, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो या कोई और भी फंड हो, उनका रिटर्न लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में ही होगा। और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही लंबे वक्त तक हो सकता है वो फंड परफॉर्म ना करे। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख के देख सकते हैं कि क्यों वो फंड बेहतर नहीं है। अब टुवर्ड्स द एंड आपको कंक्लूजन के फॉर्म में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कंक्लूड करते हुए, कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, जब आप वोलेटिलिटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न, एटलीस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के आप एक माइंड मेकअप कर सकते हैं कि क्या रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। फ्यूचर मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सो हिस्ट्री हमारे पास है जिसके बेसिस पे हम माइंड मेकअप कर सकते हैं। सो पहला, आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरी में से कोई चूज करना है, एक से ज़्यादा, आप जैसा भी करना चाहें। दूसरा स्टेप्स आता है म्यूचुअल फंड कंपनी चूज करने। और म्यूचुअल फंड कंपनी चूज करने वक्त, लेट्स से आपने कोई मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी फंड चूज किया या लार्ज कैप चूज किया, अब आपको उसमें एक्सपेंस रेशियो आया। अब वो उस कंपनी का फंड चूज करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे फंड मैनेज करने के लिए लेती है, और वो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो आपको कम वाला चूज करना। और तीसरी बात, ऑलवेज डायरेक्ट प्लान चूज करें, रेगुलर प्लान कभी भी चूज नहीं कीजिए, नहीं तो आपको 1% का एक्स्ट्रा कमीशन चला जाएगा जो कि रिटर्न को काफ़ी कम कर देता है लंबे वक्त पे। एंड चौथा पॉइंट मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि वैसे फंड को चूज करना चाहिए जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM साइज कम है, यानी कि वैसे फंड जिसमें टोटल जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं अभी तक वो कंपेयर टू अदर्स कम हो। उससे फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर आसानी से स्टॉक्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, क्योंकि उनको कम पैसे डिप्लॉय करने होते, कम स्टॉक्स, आई मीन कम क्वांटिटी में एंट्री लेना है, कम क्वांटिटी में एग्जिट करना है, तो वो भी एक फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। एक और चीज मैं इनमें कहना चाहूंगा, टीवी पे मैंने कई बार लोगों को, और वैसे लोगों को जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, उनको ये कहते हुए सुना है कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिड कैप एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब ये डेटा अवेलेबल है और उन्हीं लोगों के द्वारा मैनेज किया हुआ फंड का डेटा अवेलेबल है, तो उसके बाद भी आके वो लोग ऐसी बातें क्यों कहते हैं, इन्वेस्टर को मिसलीड करते हैं, कि क्या करते हैं, आप खुद समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 40 म्यूचुअल फंड कंपनी और उनके सैकड़ों फंड्स और उसके अलग अलग प्लान्स का जो कंफ्यूजन आपके सामने अभी तक रहा होगा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन को लेके, ये देखने और समझने के बाद आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। और आपको इतने सारे जो अलग अलग नाम आपके सामने रखे जाते हैं कि आप इस फंड में करें, उस फंड में इन्वेस्ट करें, वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपके लिए ईजी होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई कमेंट है, फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें उसे। थैंक यू अगेन।